गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी में हम आज कर रहे हैं इकोलॉजी की डेफिनेशंस क्या होती हैं और इनकी ब्रांचेस कौन कौन सी है। इकोलॉजी वर्ड सबसे पहले किसने दिया था? तो द टर्म इकोलॉजी कॉइन्ड बाय अर्नेस्ट हैक्कल। अर्नेस्ट हैक्कल ने सर्वप्रथम इस वर्ड को दिया था। देन इसके पश्चात हम पढ़ते हैं कि फादर ऑफ इकोलॉजी किसे कहा जाता है। तो फादर ऑफ इकोलॉजी या इस शब्द के जो जन्मदाता थे, सर्वप्रथम किसने इस शब्द को दिया था? तो वो थे रिटर, जिन्होंने 1868 में इस वर्ड को दिया था, 1868 में। नेक्स्ट, अगर हम फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी की बात करें तो वो आएंगे प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। नेक्स्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल टर्म इकोलॉजी वाज एम्प्लॉयड फॉर स्टडी ऑफ प्लांट। प्लांट में किसने दिया था? तो वो आ जाएगा वार्मिंग। ये तो सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन कि सबसे पहले किसने दिया था। देन ये जो इकोलॉजी वर्ड है ये बना किससे है? तो ये ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड से मिलकर दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, जिसमें फर्स्ट आएगा ओइकोस। ओइकोस का मीनिंग क्या होता है? हाउस या फिर घर। जैसे हम इकोस पढ़ रहे हैं तो इसमें ओज आ रहा है। ओइकोस वर्ड था फर्स्ट, जिसका मीन्स होता है हाउस, एंड सेकंड लोगस। लोगस का मीन होता है स्टडी। हम आवास का जो अध्ययन करते हैं उसे इकोलॉजी कहते हैं। जंतुओं के प्राकृतिक आवास या फिर पर्यावरण के अध्ययन को इकोलॉजी कहा जाता है। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो सजीव का उसके जैविक व अजैविक वातावरण के पारस्परिक संबंध के अध्ययन को ही इकोलॉजी कहा जाता है। चाहे तो हम इसे इकोलॉजी कहें या फिर हम इसे कह सकते हैं इकोलॉजिकल साइंस। तो हमने इसकी डेफिनेशन में लिखा द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन और इंटर रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद देयर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी। किन्हीं भी जीवों, सजीव जो है, उनके जैविक व अजैविक वातावरण से उनका क्या संबंध है, उसे इकोलॉजी या फिर इकोलॉजिकल साइंस कहा जाता है। कोई भी हमने ऑर्गेनिज्म ले लिया, उसका एनवायरनमेंट के साथ क्या इंटर रिलेशनशिप है या फिर क्या संबंध है। नेक्स्ट हमने लिखा ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट आर ऑर्गेनाइजेशन ऑलवेज इंटरडिपेंडेंट, इंटर रिलेटेड एंड म्यूचुअली इंटरेक्टिव। किसी भी ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट का जो ऑर्गेनाइजेशन या फिर संगठन होता है वो इंटरडिपेंडेंट होता है, एक दूसरे पे ये डिपेंड होते हैं। एनवायरनमेंट का ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहेगा और ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट पर डिपेंड रहता है। नेक्स्ट, इसके पश्चात हम बात करते हैं कि इनकी अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग डेफिनेशंस दी थी, जिसमें हम सबसे सर्वप्रथम ले रहे ओडम। ओडम ने क्या कहा था कि प्रकृति की संरचना तथा उसके कार्य का अध्ययन ही पारिस्थितिकी है। इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। पारिस्थितिकी जो संरचना है और उसका कार्य है उसे ही इन्होंने इकोलॉजी सब कहा है। नेक्स्ट डेफिनेशन आ जाती है अर्नेस्ट हैक्कल। अर्नेस्ट हैक्कल ने क्या कहा कि किसी भी जंतु के संपूर्ण कार्बनिक व अकार्बनिक वातावरण के आपसी संबंध को पर्यावरण कहा जाता है। द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद देयर एनवायरनमेंट। किसी भी ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है उसे ही इन्होंने इकोलॉजी कहा है, जो कि अर्नेस्ट हैक्कल ने 1869 में ये डेफिनेशन दी थी। नेक्स्ट, इसके पश्चात अलग अलग साइंटिस्ट ने बहुत सारी डेफिनेशंस दी हैं, जिसमें किसी ने कहा कि पारिस्थितिक को पर्यावरण जीवाश्म जीव शास्त्र भी कहा जा सकता है, चाहे हम उसे इकोलॉजी कहें या फिर एनवायरमेंटल बायोलॉजी कहें, एक ही बात होती है। या फिर जैसे फिलिप हैंडलर ने कहा था कि पारिस्थितिकी जीवों तथा उसके पर्यावरण से संबंधों का विज्ञान है। मतलब सभी साइंटिस्ट ने यही कहा है कि इकोलॉजी क्या है,
किसी भी ऑर्गेनिज्म का उसके एनवायरनमेंट के साथ क्या संबंध है, उसे इन्होंने पारिस्थितिकी कहा है। इसके पश्चात हम पढ़ते हैं कि इसकी ब्रांचेस कौन कौन सी हैं। तो ब्रांचेस ऑफ इकोलॉजी में कुछ पहले हमने दो में डिवाइड किया, एक तो होती मेन ब्रांच, एक होती है अदर ब्रांच। इनकी जो मेन ब्रांच थी, जिसे शॉर्टर ने डिस्क्राइब किया था 1869 में, उन्होंने इकोलॉजी की दो मेन ब्रांचों को बताया था, जिसमें एक ओट इकोलॉजी एंड दूसरी थी सिन इकोलॉजी। तो ये और अदर ब्रांचेस में अगर हम इनकी बात करें तो जैसे कि एनिमल इकोलॉजी आ जाएगा, प्लांट इकोलॉजी, या फिर हैबिटाट इकोलॉजी, जियोग्राफिकल इकोलॉजी, इस प्रकार से ये अदर इकोलॉजी की ब्रांचेस आ जाएगी। स्टार्टिंग करते हैं हम सबसे फर्स्ट इनकी मेन ब्रांच की, जिसमें ओट इकोलॉजी होता क्या है। ओट इकोलॉजी एंड सिंग इकोलॉजी किस पर बेस्ड है, तो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, इनके संगठन के स्तर पर ये बेस्ड होती है। किसके आधार पर इन्हें, अगर हम बोले कि इनकी मेन जो ब्रांच हमने बनाई है ओट इकोलॉजी एंड सिन इकोलॉजी, तो किसके आधार पर बनाई है, तो आ जाएगा ऑर्गेनाइजेशन लेवल के आधार पर। अब ये ओट इकोलॉजी एंड सिन इकोलॉजी होता क्या है, तो स्टार्टिंग करते हैं हम ओट इकोलॉजी। इसमें क्या होता था, स्टडी ऑफ द रिलेशन ऑफ सिंगल स्पीसीज विद देयर एनवायरमेंट, सिर्फ एक ही जाति का उसके पर्यावरण के साथ अध्ययन किया जाता है, तो उसे हम कहते हैं ओट इकोलॉजी। ओनली सिंगल स्पीसीज विद देयर एनवायरमेंट, कोई भी अदर स्पीसीज इसमें नहीं होती है, तो उसे हम कहते हैं ओट इकोलॉजी। जैसे कोई एक प्लांट ले लिया या फिर कोई एक एनिमल ले लिया, एनी वन प्लांट और एनिमल, तो उसका देखते हैं कि किसी भी प्लांट या किसी भी एनिमल का उसके पर्यावरण के साथ क्या रिलेशन है, तो उसे हम कहेंगे ओट इकोलॉजी। देन सेकेंड हम पढ़ते हैं सिन इकोलॉजी। सिन इकोलॉजी में क्या आ जाएगा, ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। इसमें जो स्पीसीज की अलग अलग गुटों को लिया जाता है या फिर अलग अलग जातियों का एनवायरमेंट के साथ संबंध देखा जाता है। किसी एक विशेष वातावरण में निवास करने वाले सभी जीव जंतु या पौधे का सामूहिक अध्ययन इनमें किया जाता है, जिसे सिन इकोलॉजी कहा जाता है। इसमें पूरी एक कम्युनिटी आ जाती है, तो इसे हम कम्युनिटी इकोलॉजी या सिन इकोलॉजी दोनों वर्ड कह सकते हैं। किसी एक वातावरण या फिर परिवेश में रहने वाले सभी जीव जंतु और पेड़ पौधों का उनके एनवायरनमेंट के साथ क्या संबंध है, उनके अध्ययन को सिन इकोलॉजी या कम्युनिटी इकोलॉजी कहा जाता है। देन इसके पश्चात हम पढ़ते हैं कि इनकी अदर ब्रांचेस कौन कौन सी हैं। अब इसकी अदर या फिर अन्य ब्रांचेस की हम बात करें तो इसमें सबसे फर्स्ट आ जाएगा एनिमल इकोलॉजी। वर्ड एनिमल आ रहा है तो हम किसका देखते हैं कि कोई भी, जैसे कि एनवायरनमेंट में जो प्राणी रह रहे हैं, मतलब इनका जो मेन टॉपिक होता है या फिर मेन सब्जेक्ट जो होता है वो एनिमल होता है। तो एनवायरनमेंट में रहने वाले एनिमल का उस एनवायरनमेंट के साथ क्या संबंध है, तो इसका जो मेन सब्जेक्ट होगा वो एनिमल होगा। तो रिलेशनशिप किसके मध्य देखा जा रहा है, एनिमल एंड एनवायरनमेंट के मध्य। एनिमल एंड एनवायरनमेंट के मध्य क्या रिलेशनशिप है, उसे कहते हैं एनिमल इकोलॉजी में इनका अध्ययन किया जाता है। देन एनिमल इकोलॉजी के पश्चात, जैसे हम अगर एनिमल इकोलॉजी में बात करें तो काफी सारे एनिमल्स आ जाएंगे, जैसे मेमेलियन आ गए, एवी एवीज आ गए, या फिर इंसेक्ट्स, पैरासिटोलॉजी, ह्यूमन इकोलॉजी, पॉपुलेशन इकोलॉजी। तो ये सारे इसी के ही सब डिवीजन होते हैं, या फिर एग्जाम्पल में हम बात कर सकते हैं इनका।
इन एनिमल्स में हम मैमल्स को ले सकते हैं, एविस को ले सकते हैं, इंसेक्ट्स को ले सकते हैं। इंसेक्ट इकोलॉजी हो जाएगा, या फिर किसी एक पॉपुलेशन को ले सकते हैं, ह्यूमन को ले सकते हैं। इन सभी का एनवायरनमेंट के साथ क्या संबंध है उसको हम कहते हैं, उसके अध्ययन को हम कहते हैं एनिमल इकोलॉजी। देन सेकंड इसमें आ जाता है प्लांट इकोलॉजी। जैसे एनिमल इकोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं, एनिमल्स का, उसका मेन सब्जेक्ट हमने एनिमल ले लिया। तो प्लांट इकोलॉजी में हम किसका अध्ययन करेंगे, प्लांट्स का। तो मेन सब्जेक्ट क्या आ जाएगा, प्लांट्स। तो हम प्लांट का एनवायरनमेंट के साथ क्या संबंध है उसे देखते हैं। प्लांट का एनवायरनमेंट के साथ संबंध के अध्ययन को हम कहते हैं प्लांट इकोलॉजी। अब प्लांट इकोलॉजी में हम जैसे कि जियोग्राफी देख सकते हैं, प्लांट की जियोग्राफी क्या क्या है, फॉरेस्ट्री, सॉइल कंजर्वेशंस, इन सब फॉर एग्जांपल में हम लिख लेंगे। प्लांट जियोग्राफी आ जाएगा, सॉइल का अध्ययन कर सकते हैं, प्लांट की जियोग्राफी का अध्ययन कर सकते हैं, या फिर फॉरेस्ट्री आ जाएगा। इन सभी का एनवायरनमेंट के साथ क्या संबंध है उसके अध्ययन को हम कहते हैं प्लांट इकोलॉजी। देन इसमें पढ़ते हैं हैबिटाट इकोलॉजी। इसका जो मेन सब्जेक्ट होता है हैबिटाट होता है, मतलब इनका आवास कैसा है, पौधे हो चाहे जंतु हो, ये कहाँ पर पाए जाते हैं। तो इनके किसी भी बायोस्फीयर के विभिन्न हैबिटाट के अध्ययन को हम कहते हैं हैबिटाट इकोलॉजी, स्टडी ऑफ हैबिटाट। हैबिटाट या आवास के अध्ययन को हम आवासीय इकोलॉजी कहते हैं। तो इसमें जैसे कि कुछ फ्रेश वाटर में पाए जा रहे हैं, कुछ मैराइन वाटर में पाए जा रहे हैं, कुछ टेरेस्ट्रियल होते हैं, तो ये सारे इनके आवास आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल में आ जाएगा फ्रेश वाटर, मैराइन वाटर इकोलॉजी, या फिर टेरेस्ट्रियल, ये जल में अपना जीवन यापन कर रहे हैं या फिर स्थल पर कर रहे हैं, कहाँ पर, तो ये इनके आवास हो जाते हैं। इसके पश्चात आ जाता है इको जियोग्राफी। हम इनकी भौगोलिक स्थिति का अध्ययन करते हैं, या फिर जो भौगोलिक परिस्थितियां होती है जिनके अंदर जीवधारी रहते हैं, उनका अध्ययन को कहते हैं भौगोलिक पारिस्थितिकी। इसके बाद आ जाता है कंजर्वेशन इकोलॉजी। संरक्षण पारिस्थितिकी, संरक्षण पारिस्थितिकी में क्या होगा, जैसे कि विभिन्न प्राकृतिक साधन जैसे जल हो गया, वायु, मिट्टी, खनिज, के संरक्षण पूर्ण सदुपयोग के अध्ययन को हम कहेंगे कंजर्वेशन इकोलॉजी। देन प्रोडक्शन इकोलॉजी, प्रोडक्शन इकोलॉजी या उत्पादन पारिस्थितिकी, इसके अंतर्गत क्या होगा, जैसे कि पारिस्थितिक जो भी संसाधन है, विशेषकर जैसे जीवधारी, उनके उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए, तो उसे कहते हैं उत्पादन पारिस्थितिकी, जिसमें प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आ जाएगा, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी आ जाएगा, या फिर ग्रॉस प्रोडक्टिविटी आ जाएगा। प्राइमरी, सेकेंडरी
ग्रोस प्रोडक्टिविटी। प्राथमिक जो उत्पादन इनका क्या क्या होगा, सेकेंडरी क्या क्या, प्राथमिक आ जाएगा प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बनिक पदार्थों के निर्माण की प्रक्रिया। सेकंड में आ जाएगा किसी भी परपोषी जीवों जंतुओं द्वारा प्राथमिक उत्पादन के पदार्थों से जटिल पदार्थों के निर्माण। फर्स्ट में फोटोसिंथेसिस द्वारा आ जाएगा। देन प्राइमरी से जो सेकेंडरी बन रहे हैं। एंड ग्रोस ग्रोस प्रोडक्टिविटी या सक्कल में आ जाएगा प्राथमिक तथा द्वितीयक उत्पादकों से उत्पन्न समुचित मात्रा को ग्रोस प्रोडक्टिविटी कहते हैं। फोटोसिंथेसिस द्वारा प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है। देन प्राइमरी से सेकेंडरी आ जाएगी एंड ग्रोस में प्राइमरी एंड सेकेंडरी द्वारा ग्रोस प्रोडक्टिविटी होती है। इसके पश्चात आ जाती है रेडिएशन इकोलॉजी। रेडिएशन इकोलॉजी या विकिरण पारिस्थितिकी इस शाखा के अंतर विभिन्न जीवधारियों और उनके वातावरण पर रेडियोधर्मिता के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है कि जीवधारी और एनवायरनमेंट पर कितनी रेडियोधर्मिता पड़ रही है। देन टैक्सोनॉमी इकोलॉजी। टैक्सोनॉमी इकोलॉजी या फिर वर्गीकरण पारिस्थितिकी, इसमें क्या होगा, विभिन्न जीवधारियों के वर्गीकरण पर पारिस्थितिकी के प्रभाव का क्या असर पड़ रहा है उसी के अध्ययन को हम कहते हैं टैक्सोनॉमी इकोलॉजी। देन ह्यूमन इकोलॉजी। या फिर मानव पारिस्थितिकी, इस शाखा के अंतर्गत मानव पारिस्थितिकी की विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। देन स्पेस इकोलॉजी या फिर अंतरिक्ष पारिस्थितिकी। अंतरिक्ष पारिस्थितिकी यह एक अपेक्षाकृत नवीन शाखा है जिसके अंतर्गत विभिन्न जीवधारियों पर अंतरिक्ष के वातावरण के प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। देन आ जाएगा केमिकल इकोलॉजी। जीवधारियों व पर्यावरण पर केमिकल्स का क्या प्रभाव पड़ रहा है उसके अध्ययन को हम कहते हैं केमिकल इकोलॉजी। देन पेडो इकोलॉजी। मृदा पारिस्थितिकी। मृदा पारिस्थितिकी में क्या आ जाएगा, इस शाखा के माध्यम से भूमि के विशिष्ट गुणों जैसे कि क्षारीय है, अम्लीय है, इनमें खनिज की क्षमता कैसी है या फिर जैविक घटक आदि का अध्ययन किया जाता है। देन एनर्जी इकोलॉजी। या फिर ऊर्जा पारिस्थितिकी, इसके अंतर्गत पारितंत्र में ऊर्जा के प्रवाह का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट पॉल्यूशन इकोलॉजी। पॉल्यूशन इकोलॉजी या प्रदूषण पारिस्थितिकी के अंतर्गत क्या होगा, प्रदूषण के कारण क्या है, इनका प्रभाव क्या होगा तथा इनके निदान के क्या क्या उपाय हैं उनका अध्ययन किया जाता है। तो ये सारी इनकी अदर ब्रांचेस आ जाती हैं। तो मेन और इसमें हमने ब्रांचेस में देखा था कि ब्रांचेस जो होती है इकोलॉजी की, इससे इन्होंने दो में डिवाइड किया, एक मेन ब्रांच थी, दूसरी अदर ब्रांच। मेन ब्रांच में हमने बात की थी ऑर्ट इकोलॉजी एंड सीन इकोलॉजी। ऑर्ट इकोलॉजी में सिर्फ सिंगल स्पीसीज आती है एंड ऑर्ट इकोलॉजी में ग्रुप ऑफ स्पीसीज। इन्हीं का अध्ययन किया जाता है कि इनका एनवायरनमेंट के साथ क्या संबंध है। देन हमने बात की थी अदर। अदर में क्या क्या आ जाएगा, जैसे कि एनिमल इकोलॉजी, एनवायरनमेंट के साथ एनिमल का क्या संबंध है, या फिर प्लांट इकोलॉजी के एनवायरनमेंट के साथ प्लांट का क्या संबंध है। देन हैबिटाट, इनका आवास किस किस प्रकार का है। इको जियोग्राफी, इनकी भौगोलिक परिस्थितियां। कंजर्वेशन या संरक्षण, प्रोडक्शन या फिर उत्पादन,
रेडिएशन या रेडियोधर्मिता, टैक्सोनॉमी या फिर वर्गीकरण का, ह्यूमन या फिर मानव इकोलॉजी, देन स्पेस जिसे अंतरिक्ष पारिस्थितिकी कहते हैं, केमिकल इकोलॉजी, पेडो इकोलॉजी, एनर्जी इकोलॉजी एंड पॉल्यूशन इकोलॉजी। ये सभी इनकी अन्य ब्रांचेस होती हैं। थैंक यू।